गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रीपल। स्वागत है आपका एक नए यूट्यूब के वीडियो में, जिसमें हम आज लेने वाले हैं अपना सेकेंड लेक्चर एग्रोनॉमी का। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो ये अपना होने वाला है लेक्चर नंबर 2। और जो टॉपिक है वो है अपना फील्ड क्रॉप्स। ठीक है, और ये जो फील्ड क्रॉप टॉपिक है उसका वेटेज अपने पास रहने वाला है 6 मार्क्स के लिए। मतलब आपकी जो एंड टर्म होगी या फिर सेमिस्टर एंड एग्जाम होगी उसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 6 मार्क का वेटेज आपका इस टॉपिक का रहने वाला है फील्ड क्रॉप्स के ऊपर। तो ये तो आपको पता ही है, एग्रोनॉमी का एक टॉपिक है। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी इसका टाइटल है, और ये जो कोर्स है वो है 3 क्रेडिट के लिए। 2 क्रेडिट है आपके थियरी के लिए और 1 क्रेडिट है आपका प्रैक्टिकल्स के लिए। ओके, तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। फील्ड क्रॉप्स पहले तो देखेंगे, फील्ड क्रॉप क्या होता है, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, उसके इंपॉर्टेंस, इकोलॉजी क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले आता है अपना फील्ड क्रॉप की डेफिनेशन। तो फील्ड क्रॉप की डेफिनेशन क्या है? अ फील्ड क्रॉप इज अ क्रॉप दैट इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, मेनली फॉर फूड, फोडर, फाइबर, ऑयल और इंडस्ट्रियल यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि फील्ड क्रॉप ये एक क्रॉप है या फिर ये क्रॉप्स है जो कि लार्ज एरिया पे लिए जाते हैं, मतलब बड़े एरिया पे लिए जाते हैं। इसका फार्मिंग किया जाता है बड़े एरिया पे। क्यों किया जाता है इसका फार्मिंग? फूड के लिए, मतलब अपने खाने के लिए। फॉडर के लिए, फॉडर मतलब एनिमल्स का खाना, जो एनिमल्स खाना खाते हैं उसको बोलते हैं फॉडर। फिर फाइबर, फाइबर मतलब जो अपना क्लोथ होता है, जो अपने कपड़े होते हैं, कपड़े बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है, रस्सी बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसको फाइबर बोलते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि ऑयल, जो अपना मस्टर्ड होता है या फिर कैस्टर होता है, उससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके जो बीन्स होते हैं या फिर उसके जो सीड्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको ऑयल निकाला जाता है। और कैस्टर ऑयल, फिर मस्टर्ड ऑयल, ऐसे सब कुछ, सनफ्लावर ऑयल, ऐसे सब ऑयल्स बनाने जाते हैं। तो वो आप कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल यूज मतलब शुगर केन की इंडस्ट्री हुई तो हम शक्कर बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है इसके कि फील्ड क्रॉप की हेल्प से हम इतना सब कुछ कर सकते हैं। उसके आगे है कि दीज क्रॉप्स आर यूजुअली कल्टिवेटेड इन ओपन फील्ड्स रादर देन इन गार्डन्स और ऑर्चर्ड्स के। और ये जो क्रॉप्स है ये क्या किए जाते हैं कि ओपन एरिया में किए जाते हैं, ऐसे छोटे एरिया में नहीं किए जाते। फॉर एग्जाम्पल गार्डन और ऑर्चिड्स, मतलब जो हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स है, जो छोटे प्लांट्स है, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, आपके स्पाइसेस हो गए, ये क्या होता है कि एक छोटे एरिया में किए जाते हैं या फिर कल्टिवेटेड फार्मिंग में किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉली हाउस हो गया या अपना ग्रीन हाउस हो गया, इसमें ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो सब कल्टिवेटेड में और छोटे एरिया में किए जाते हैं। बट जो फील्ड क्रॉप्स होते हैं उनके लिए आपको ओपन फील्ड चाहिए और लार्ज किट चाहिए, मतलब वो ओपन फील्ड होती है, उसके ऊपर कोई कल्टिवेटेड या फिर कुछ बंद नहीं होता है, वो ओपन होती है और बड़ी फील्ड होती है, इसके ऊपर ये फार्मिंग की जाती है। तो इसको बोलते हैं हम फील्ड क्रॉप्स। तो ये वही आपकी फील्ड क्रॉप की डेफिनेशन। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कभी पूछा 1 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन फील्ड क्रॉप्स, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। बहुत इजी डेफिनेशन है और बहुत सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फील्ड क्रॉप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ग्रो इन अ लार्ज स्केल। अभी देखो, अगर आपने डेफिनेशन याद कर लिया, फिर डेफिनेशन लर्न कर ली, तो उसके ऊपर ही आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। हमने डेफिनेशन में ही देख लिया कि ऑन ग्रो ऑन लार्ज के लिए मतलब बड़े एरिया में वो ग्रो किया जाता है। उसके बाद रिक्वायर्ड फील्ड प्रिपरेशन। ओके, लार्ज एरिया है, लार्ज स्केल पे हम ग्रो कर रहे हैं, तो उसका मेंटेनेंस या फिर उसका मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। छोटा एरिया होगा तो उसको कम मैनेजमेंट या फिर कम कम देखने की जरूरत है। बट जो बड़ा एरिया है उसके लिए फील्ड प्रिपरेशन। फील्ड प्रिपरेशन में क्या आता है? प्लोइंग आता है। प्लोइंग मतलब मराठी में उसको नांगरनी कहते हैं। जो हम खेत की जुताई करते हैं वो आता है कि फील्ड प्रिपरेशन में आता है वो सब की जुताई करना, फिर उसको उसके ऊपर बेड्स या फिर वो जो हम ऐसे बनाते हैं ना बेड्स, जिसके ऊपर फिर हम पौधे लगाते हैं, वो करना, वो सब फील्ड प्रिपरेशन में आता है। तो ये सब रिक्वायर्ड होता है फील्ड क्रॉप के लिए। एक कैरेक्टरिस्टिक है फील्ड क्रॉप का कि रिक्वायर्ड फील्ड प्रिपरेशन, ये सब आपको काम करना होगा और मैनेजमेंट करना होगा। उसके बाद आता है मोस्टली सीजनल क्रॉप। तो ये लार्ज स्केल पे किया जा रहा है या फिर ओपन फील्ड पे किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये सीजनल क्रॉप होगा। मतलब अगर बारिश का सीजन होगा तो बारिश के पौधे वहां पे लगेंगे, ठंड का सीजन होगा तो वहां पे ठंड के पौधे लगेंगे। बट जो अपना दूसरा होता है, जो मैंने यहाँ पे बताया कि गार्डन्स में जो होता है या फिर जो कल्टिवेटेड में होता है, पॉली हाउस में होता है, वहां पे कैसे हम जो सीजन है या फिर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकते हैं, स्प्रिंकलर्स लगा के या फिर जो शीट्स लगाते हैं जिससे कि ज्यादा धूप अंदर ना जाए। तो उससे क्या होता है कि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है कि अगर बाहर ज्यादा टेम्परेचर हो तो हम अंदर कम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये उसमें होता है। बट जो फील्ड क्रॉप होता है या फिर जो बड़े एरिया में हम क्रॉपिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो सीजन पे डिपेंड होता है। जैसा सीजन होगा, बड़ा स्केल है तो वो उसके ऊपर क्रॉप डिपेंड होता है। तो उसके बाद है इंपॉर्टेंट फॉर फूड सिक्योरिटी। ओके, तो हम ये लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, इसमें कौन से प्लांट्स किए जाते हैं? एक तो अपना राइस, वीट, मेज, ऐसे जो बड़े बड़े क्रॉप्स है,
डे टू डे लाइफ में जिसकी जरूरत है, मतलब राइस तो हम रोज खाते हैं, वीट मतलब गेहूं की हम चपाती बनाते हैं, तो ये हम रोज यूज करते हैं, इसलिए इसकी डिमांड भी ज्यादा है, इसलिए इसका प्रोडक्शन भी ज्यादा है, और ये इंपॉर्टेंट होता है अपना फूड सिक्योरिटी के लिए और एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए, मतलब खाने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है ये सब फील्ड क्रॉप्स, और इकोनॉमी मतलब पैसे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ चार इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके ऊपर भी आपको एक 5 मार्क का या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन फील्ड क्रॉप्स एंड गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड क्रॉप्स। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 पॉइंट्स है, एकदम सिंपल पॉइंट्स है। उसके बाद इसके एग्जांपल्स क्या है ये देख लेते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि डिफाइन फील्ड क्रॉप्स, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल्स। तो अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं कि इसमें एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। तो पहला है अपना सीरियल्स। सीरियल्स मतलब जो अपने बड़े बड़े पौधे होते हैं, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया, उसको बोलते हैं सीरियल्स। उसके बाद आता है आपका पल्सेस, जो छोटे छोटे होते हैं, मतलब ग्रीन ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया। ग्रीन ग्राम मतलब मूंग हो गया आपका, उड़द दाल हो गया, ओके, पी हो गया, पी मतलब मटर हो गया, लेंटिल हो गया, ये सब पल्सेस में आता है। ऑयल सीड्स मतलब जिससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर ऑयल निकालते हैं, तो उसमें मस्टर्ड ऑयल ऑयल होता है अपना, मस्टर्ड से निकालते हैं, सोयाबीन से सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट से ग्राउंडनट ऑयल। तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल है। फाइबर क्रॉप में कॉटन, कॉटन से हम कपड़े बनाते हैं। फोडर क्रॉप में अपना सोरगम आ गया, बरसीम आ गया, जो एनिमल्स को खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो एनिमल्स को देते हैं हम फीडिंग करने के लिए। और कमर्शियल क्रॉप में शुगर केन और टोबैको आ गया, जिसको सेल करके हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं या फिर उसको आगे प्रोसेस करके शक्कर वगैरह बना सकते हैं शुगर केन का। ठीक है, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है। और ये है कुछ डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशंस है। ये भी आपको एक एक मार्क के लिए कभी कभी पूछ सकते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। ग्रासेस ग्रोन फॉर देयर एबिडल ग्रेन्स, इसमें क्या होता है कि ग्रासेस टाइप होता है ये, और उसके ऊपर ग्रेन्स लगते हैं। जैसे वीट का अगर आपने फार्म देखा होगा तो नीचे से ग्रासेस टाइप होते हैं, उसके ऊपर ग्रेन्स होते हैं, जो हम ग्रेन अलग करते हैं, ग्रासेस अलग करते हैं। जैसे सीरियल्स में सब उस टाइप के पौधे आते हैं। फिर पल्सेस में क्या आता है, लेग्यूमिनस क्रॉप, इसमें जो सीड्स होते हैं वो प्रोटीन रिच होते हैं, मतलब इससे हमें प्रोटीन अच्छा खासा मिलता है, जिसके एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी देख लिए, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम। ऑयल सीड जिससे ऑयल निकलता है, फाइबर से हमें कपड़ा मिलता है, फूडर का फीड लाइफ स्टॉक के लिए, मतलब एनिमल्स के लिए करने के लिए। और कमर्शियल क्रॉप जिसको क्रैश क्रॉप भी बोलते हैं, प्रॉफिट बनाने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए, इन शॉर्ट। तो ये कुछ डेफिनेशंस है जो आप एग्जाम्स में कभी कभार पूछे जाते हैं एक एक मार्क के लिए, या फिर आपको मोस्टली ये वाइवा में पूछे जा सकते हैं कि कभी आपका वाइवा होगा। वाइवा मतलब ओरल एग्जाम, उसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको किए जाते हैं। वहां पे अगर आप अच्छे से बोलो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए एक बार ये देख लेना, बहुत ईजी है, इसके नाम में ही आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तो ये सब अच्छे से पढ़ लेना। ओके ओके, डेफिनेशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, उसके एग्जाम्पल्स हो गए। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आ गया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप। फील्ड क्रॉप्स के कौन से और टाइप्स है और क्लासिफिकेशन कैसा होता है उसका। तो ये है टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसके टाइप्स या फिर 7 इसके क्लासिफिकेशन है। अभी एक एक करके उनको देखते हैं कि उसमें और कौन से सब पार्ट है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है, वो भी एक एक करके जानते हैं। ओके, तो पहला है अकॉर्डिंग टू बॉटेनिकल और टेक्सोनॉमिकल एक्सपेक्ट्स। फर्स्ट है अपना मोनोकेटिलोडॉन्स और सेकंड है डाइकेटिलोडॉन्स। इसमें क्या होता है, अ प्लांट हैविंग ओनली वन सीड लीफ और कैटिलिडॉन। तो ये जो टाइप है इसमें क्या होता है, मोनो मतलब एक, इसमें जो लीफ होती है या फिर जब फर्स्ट इमर्जेंस आता है, फर्स्ट जब पौधा उगने लगता है, तो इसके पास एक ही लीफ होता है, उसको ही हम बोलते हैं कॉटिलिडॉन। जिसका एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है इस फोटो में, यहाँ पे एक लीफ दिख रही है बराबर, तो उसको बोलते हैं हम मोनोकोटिलिडॉन्स। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या है, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, कॉर्न हो गया, सीरियल्स में पैडी, बीट, सोरगम, से जिंजर हो गया, अपना ओनियन हो गया, ये सब है मोनोकोटिलिडॉन्स। जिंगबेरेसी, लिएसी, तो ये क्या है, ये सब उनके फैमिली है। पोएसी फैमिली में ये सब आते हैं, लिएसी फैमिली में ओनियन आता है, तो ये सब उसके फैमिली है। अगर आपको सिर्फ एग्जांपल याद करना है तो आप यही एग्जांपल याद कर सकते हो, मोस्टली सिर्फ आपको एग्जांपल से आएंगे, बट उनके फैमिली कौन से अगर आपको पूछा तो आपको ये फैमिलीज वहां पे लिखनी पड़ेंगी। अब डाई, डाई मतलब टू। इस फोटो में जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे दो लीव्स आ रहे हैं बराबर, एक यहाँ से एक यहाँ से, टू सीड लीव और कॉटिलिडॉन्स। एस आ गया यहाँ पे एस नहीं था। जब वो उगते हैं तो वो दो पत्तों के साथ या फिर दो लीव्स के साथ उगते हैं, उसके बाद उसके ब्रांचेस और बढ़ते हैं, बट जब सीड से उनका जर्मिनेशन होता है तो उसके पास दो लीव्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं डाइकोटिलिडॉन्स। तो इनकी स्पेशलिटी क्या है कि डीप टैप रूट होता है उनके पास, मतलब जो
रूट्स होते हैं वो उनके ज्यादा स्ट्रॉन्ग्स होते हैं और ज्यादा नीचे तक जाते हैं। इसमें क्या था, शैलो रूट्स, मतलब ऊपर ऊपर तक ही रहते हैं, ज्यादा डीप नहीं जाते। हाईलाइट करना भूल गया शायद से। ब्रॉड लीव्स, इसमें नैरो लीव्स थे, इसमें ब्रॉड लीव्स है, मतलब बहुत ज्यादा बड़े पत्ते होते हैं इसके। इसमें जैसे कि वीट का एग्जांपल है, पैडी मतलब राइस ही हो गया। आपने देखा होगा उसके जो पत्ते होते हैं एकदम ऐसे छोटे छोटे या फिर पतले पतले होते हैं। और इसका जो एग्जांपल है बीन्स हो गया, उसके बाद आपके कॉटन, कैबेज, मस्टर्ड, मस्टर्ड हो गया, उसके लीव्स आपको ऐसे बड़े बड़े दिखेंगे या फिर ब्रॉड लीव्स होते हैं, तो उसके हम बोलते हैं डाइकोटिलेडोन्स। और ये सब उसके एग्जांपल्स है, अपना कॉटन, ओकरा, कैबेज। तो इतनी सारी फैमिलीज याद रखने की नीड तो होती है, वैसे मैं नहीं बोलूंगा, बट इस क्वेश्चन के लिए आपको इस इतनी सारी फैमिलीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें से आपने तीन चार भी अगर एग्जांपल्स दे दिए या फिर स्टार्टिंग के तीन आपने याद रख लिए फैमिली के साथ, और बाकी के सिर्फ एग्जांपल्स लिखे तो भी चलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इंडिविजुअल एक एक पौधे के बारे में पढ़ोगे तब आपको फैमिली याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है अपना अकॉर्डिंग टू सीजनल ग्रोथ और सीजन ग्रोथ। पहला है खरीफ और मानसून, सेकेंड वन इज रबी और विंटर, और लास्ट है समर और जायद। इसके नाम में ही लिखा है खरीफ और मानसून। मतलब खरीफ मतलब जो पौधे बारिश में लिए जाते हैं या फिर मानसून में लिए जाते हैं, बारिश में जिनका कल्टीवेशन अच्छे से होता है, या फिर मोस्टली सब पौधे जैसे कि अपना राइस होता है वो बारिश में लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। क्रॉप्स आर ग्रोन इन बिटवीन जून टू अक्टूबर। इसका क्या पीरियड होता है, जून से लेकर अक्टूबर में जो भी प्लांट्स हम लेते हैं उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। या फिर मानसून सीजन में या फिर बारिश की सीजन में जो भी हम क्रॉप्स लेते हैं उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप। उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे है पैडी, पीजन पी, ग्राउंडनट, सोरगम। सेकेंड वन है अपना रबी और विंटर। इसमें क्या है, जो भी क्रॉप्स हम लोग रबी सीजन या फिर विंटर में ठंडियों में लेते हैं उनको हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स या फिर विंटर क्रॉप्स। एकदम इजी। इनका मंथ क्या होता है, अक्टूबर से लेके मार्च तक। इसमें एग्जांपल्स है ये सारे। और जो अपना लास्ट है वो है समर क्रॉप और जायद सीजन और हॉट वेदर सीजन। तीन नाम है इसको, कुछ भी आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नाम ही अच्छे से याद रखने हैं। इसमें क्या होता है कि जब गर्मियों का सीजन होता है मार्च से लेके जून तक का, गर्मी बहुत होती है, उसमें हम कौन से क्रॉप्स लेते हैं, तो ये सारे क्रॉप्स लेते हैं, उनको बोलते हैं समर क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। सिंपल है, सिर्फ खरीफ मतलब मानसून याद रखना है आपको, बारिश, रबी मतलब ठंडी याद रखनी है, और जायद मतलब समर याद रखना है। नेक्स्ट है अपना अकॉर्डिंग टू लाइफ पीरियड। फर्स्ट है एनुअल। इससे आपको नाम से ही पता चल रहा है, एनुअल मतलब क्या, अ प्लांट विच ग्रोज फ्रॉम सीड टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल एंड डाइज ड्यूरिंग द सीजन और सेम ईयर। जो क्रॉप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला सीरियल क्रॉप्स, ये जो क्रॉप्स होते हैं वो आपके एक सीजन में, मतलब ये जो सीजन है अपने खरीफ सीजन, अगर खरीफ सीजन है तो वो क्रॉप खरीफ सीजन में हम लगाएंगे, और उसका जो प्रोडक्शन आएगा या फिर उसकी ग्रोथ कंप्लीट भी खरीफ सीजन में होगी, एक ही सीजन में या फिर एक ही ईयर में, उसको हम बोलते हैं एनुअल। सेकेंड है बायनियल, जैसे कि शुगर केन। इसका क्या होता है, आप एक सीजन में उसका प्लांटेशन करते हो और दूसरे सीजन में इसका हार्वेस्टिंग होता है, मतलब उसको उसकी लाइफ साइकिल पूरा होने के लिए दो सीजन्स लगते हैं या फिर दो ईयर लगते हैं, उसको हम बोलते हैं बायनियल। और जो थर्ड है अपना पेरेनियल, जिसका एग्जाम है क्या, 2 ईयर से ज्यादा, मतलब 3 ईयर्स भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं। फर्स्ट ईयर में अगर आप प्लांटेशन करोगे तो आपका जो प्रोडक्शन होगा या फिर आपका आउटकम होगा वो थर्ड ईयर में या फिर थर्ड सीजन में आएगा, उसको बोलते हैं पेरेनियल। इसके एग्जांपल्स है सीरियल क्रॉप्स, इसके एग्जांपल्स है बायनियल के शुगर केन, शुगर बीट, बनाना, ओनियन, और इसका एग्जांपल है एनिमल फ्रूट और गेम। जो ये प्लांट है उससे क्या होता है कि हम जो अपना अल्कोहल प्रोडक्शन या फिर इसके जो लीव्स होते हैं वो फाइबर के लिए काम किया जाता है। ये क्रॉप है उसको 3 साल या फिर 3 ईयर से भी ज्यादा का समय लगता है, इसलिए वो पेरेनियल में आता है अकॉर्डिंग टू कल्चरल प्रैक्टिसेस। अभी इसमें कैसे क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, 6 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है इरिगेटेड क्रॉप्स। इरिगेटेड क्रॉप्स म्हणजे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फोटो, फर्स्ट वाला। इरिगेशन मतलब पानी देना, तो जिन पौधों को ज्यादा से ज्यादा पानी की नीड होती है या फिर उनको हमेशा पानी देना पड़ता है, उनको हम बोलते हैं इरिगेटेड क्रॉप। ओके, उसके एग्जाम्पल ले अपना शुगर कोन, बहुत पानी देना पड़ता है, पैडी तो होता ही है बारिश के मौसम में। सेकेंड वन है अपना ड्राई फार्मिंग क्रॉप्स। इसको अगर मैं अच्छे से समझाना चाहूँ तो समझो बारिश का सीजन खत्म हो गया, उसके बाद आपको फार्मिंग करनी है, तो बारिश का सीजन जैसे ही खत्म हो गया, जैसे ही आपकी फसल निकली, उसके बाद तुरंत आप दूसरी फसल लगा देते हो, जिससे कि ऑलरेडी जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, बारिश खत्म होने के बाद भी थोड़े थोड़े दिनों तक मॉइस्चर कंटेंट उसमें रहता है सॉइल में, तो उस मॉइस्चर कंटेंट में जो फार्मिंग की जाती है कम से कम फार्मिंग में या फिर नेचुरल तरीके से, उसमें एक्सटर्नल ज्यादा पानी नहीं दिया जाता है, या फिर कभी कभार बारिश आ गई तो उससे ही पानी दिया जाता है, एक्स्ट्रा पानी दिया नहीं जाता, उसको हम बोलते हैं ड्राई फार्मिंग। तो उसके एग्जाम्पल है सोरगम, बाजरा, ग्राउंड नट एक्सेट्रा। थर्ड है अपना सोल क्रॉप्स,
वन क्रॉप वैरायटी ग्रोन अलोन इन अ प्योर स्टैंड ऑफ नॉर्मली डेंस। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप फोटो दिख रहे हो, ये जो फील्ड है इसमें आप देख रहे हो बीच बीच में ना गैप भी बहुत है, मतलब इन दो पौधों के बीच में, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे प्रॉपर मेंटेन करके उन्होंने फार्मिंग की है। या फिर वो एक ही क्रॉप को बहुत वाइडली या फिर बहुत बड़े जगह पे लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सोल क्रॉप्स। इसके बाद है मोनोक्रॉपिंग, द रिपीटेटिव ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन द सेम क्रॉप। ये देखिए यहाँ पे ये वो फोटो है, इसमें जैसे कि मैंने इसमें सोल क्रॉप में बताया था कि एक ही प्लांट है, यहाँ पे देखो यहाँ पे बीच में डिवाइड है और यहाँ पे दूसरा प्लांट है, यहाँ पे दूसरा प्लांट है। ऐसे सोल क्रॉप में नहीं किया जाता, उसमें सिंगल प्लांट लगाया जाता है। बस यहाँ पे मोनोक्रॉपिंग में आप दो प्लांट्स लगाते हो। बट इसमें क्या होता है कि ये प्लांट अगर समझो ये ग्रीन वाला जो प्लांट है, वो होने के बाद उसके अगले सीजन में वापस वही पौधा, ये होने के बाद उसके अगले सीजन में वापस वही पौधा, ऐसे रिपीटेटिवली वही 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 क्रॉप का प्रोडक्शन बार बार लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। उसके बाद आता है इंटरक्रॉपिंग। ये जो है ये है एग्जांपल ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या किया जाता है कि ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली सेम पीस ऑफ लैंड इन डिफरेंट रोज। ये एक रो हो गई, फिर ये ग्रो हो गई, फिर ये एक आई, फिर ये आई, फिर ये। इसमें क्या किया जाता है कि साइमल्टेनियसली, मतलब पहले एक क्रॉप फिर दूसरा क्रॉप, फिर एक क्रॉप फिर दूसरा क्रॉप, ऐसे रो से फार्मिंग की जाती है, एक के बीच एक, एक के बीच एक, एक के बीच एक, ऐसे करके ये फार्मिंग की जाती है। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स है, सोरगम प्लस ब्लैक ग्राम, मतलब ये दो ग्राम सोरगम एक रो में हुआ है, दूसरे रो में ब्लैक ग्राम, तो ये एक इसका एग्जांपल है। फिर पिजन प्लस ग्राउंड नट, एक रो में पिजन पी, दूसरे रो में ग्राउंड नट, ऐसे करके ये फार्मिंग की जाती है, उसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। और यहाँ पे भी देखिए सेम पीस ऑफ लैंड, मतलब एक ही पीस ऑफ लैंड पे, ये जरूरी है। ये आप अगर आपको इंटरक्रॉपिंग की डेफिनेशन पूछी तो सेम पीस ऑफ लैंड भी आना चाहिए उसमें। और सिक्स्थ और लास्ट है मिक्स क्रॉपिंग, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड विदाउट डिफिनाइट रोज पैटर्न। ओके, तो जो इंटरक्रॉपिंग थी ये वाली, उसमें क्या था कि डेफिनाइट था, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद वही, फिर वही, मतलब इंटरक्रॉपिंग मतलब सिस्टमैटिक था। बट जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है वो सिस्टमैटिक नहीं होती। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अलग क्रॉप है, फिर यहाँ पे अलग आ गया, यहाँ छोटे में अलग आ गया, यहाँ फिर बड़ा अलग आ गया, इधर अलग आ गया, वापस वही रिपीट हो गया। तो इसमें ऐसे अरेंजमेंट नहीं है, मिक्स, जैसे जो मन में आया वैसे क्रॉपिंग की, और किधर भी कौन सा भी पौधा लगाया, कितने भी लगाए दे, चार पांच, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। ऐसा नहीं कि अलग अलग लैंड में कर रहे हैं, एक ही लैंड पे कर रहे हैं ना सब, ये एक ही लैंड है। इसके क्या एग्जाम्पल है, सोरगम प्लस ग्रीन ग्राम प्लस बैकग्राम, मतलब ये पौधे हम ले सकते हैं मिक्स क्रॉपिंग में। तो ये भी सब एक 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 है, वो भी आपको एक एक मार्क के लिए या फिर इस क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अपना आता है अकॉर्डिंग टू एग्रोनॉमिकल और इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट्स। एग्रोनॉमिकल मतलब एग्रीकल्चर के एक्सपेक्ट से, और इकोनॉमिकल मतलब जो हम उससे प्रॉफिट कमाते हैं उसके ऊपर जो क्लासिफिकेशन है वो हम देखते हैं। एक है फूड क्रॉप्स, दूसरा है नॉन फूड क्रॉप्स। देखते हैं कौन से इस्तेमाल होते हैं। ये वही सब आ गए, अपना सीरियल क्रॉप हमने देख लिया पहले ही स्लाइड पे, फिर पल्सेस आ गए, लेग्यूम्स आ गए, एडिबल ऑयल वाले आ गए, फ्रूट्स आ गए। इसमें वेजिटेबल्स में भी और भी आप अलग अलग टाइप है, उसमें लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, रूट वाले मतलब रेडिश और कैरेट हो गया, ट्यूबर्स है, बल्ब है, और फ्लावर है, फ्लावर भी उसमें कंसिडर किया जाता है, जिनका इस्तेमाल खाने के लिए या फिर फूड के लिए होता है। और नेक्स्ट है नॉन फूड क्रॉप्स, जैसे कि फॉरेज और फोडर, इसका मतलब अपना एनिमल के लिए, एनिमल जो फूड्स खाते हैं उनके लिए। उसके बाद आ गया फाइबर, कपड़े के लिए वगैरह। उसके बाद नॉन एडिबल ऑयल सीड्स, ऑयल सीड वाला आ गया। शुगर क्रॉप्स, जिससे हम शुगर बनाते हैं, शुगर केन से, शुगर बीट से। फ्लावर और इंडिगो, जिससे डाइज बनाई जाती है, अलग अलग कलर की डाइज बनती है ना, वो हो गया। नार्कोटिक्स, टोबैको होता है, कॉफी होता है, टी। उसके बाद जो ड्रग्स होते हैं और मेडिसिन होते हैं वो इन पौधों से बनाए जाते हैं, इनका एक्सट्रैक्शन करके उससे मेडिकल पर्पज या फिर ड्रग्स पर्पज उनका इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट है अपना स्पाइसेस, कार्डिमम, सिनेमम, ब्लैक पेपर, ये सब स्पाइसेस के लिए यूज किया जाता है। तो ये है अपने नॉन फूड प्रोडक्ट्स और ये है अपने फूड क्रॉप्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन पे जो डिपेंड होता है क्लासिफिकेशन, वो अब देखते हैं। पहला है टेम्परेट क्रॉप्स। टेम्परेट क्रॉप में क्या होता है, जैसे कि कहीं कहीं पे कश्मीर हो गया या फिर जो ठंडी जगह है वहां पे जो फ्रूट्स लिए जाते हैं या फिर वहां पे जो क्रॉप्स लिए जाते हैं उनको बोलते हैं टेम्परेट क्रॉप, जिसको ग्रो करने के लिए या फिर जिनका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमें कम डिग्रीज की या फिर कम टेम्परेचर की नीड होती है। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, एप्पल, प्लम, चेरी, तो सब फ्रूट्स है, उनको कम टेम्परेचर चाहिए होता है। कम टेम्परेचर वो अच्छे से होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी भी हो गया। ऐसे सब जो क्रॉप्स होते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्परेट क्रॉप्स। उसके बाद आते हैं ट्रॉपिकल क्रॉप्स। इसमें क्या होता है कि ये जो क्रॉप्स है वो ठंडी जगह पे नहीं हो सकते। ये जो फर्स्ट है अपना टेम्परेट वाला है,
उसके लिए ठंड चाहिए। ये जो सेकंड वाला है ट्रॉपिकल क्रॉप्स, वो ठंड में नहीं उगते, वो ठंड में अच्छे से उसका ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए गर्मी, या फिर जो एक्सट्रीम भी नहीं बोल सकता मैं, 1000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में ये लोग अच्छे से ग्रोथ होती है इनकी, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आ गए, पपाया आ गया, बनाना, पाइनएप्पल, इनको अच्छा खासा ह्यूमिडिटी और माइल्ड विंटर, मतलब थोड़ा सा ठंडे का मौसम, और वो बैलेंस होना चाहिए दोनों भी मौसम। और उसके बाद आता है सब ट्रॉपिकल, जो एक्सट्रीम हीट में होते हैं और जिनको अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए अपने प्रोडक्शन के लिए या फिर अपनी ग्रोथ के लिए, तो उनको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। इसका एग्जांपल है ऑरेंज, लीची, मैंगो, कैश्यू नट। तो ये तीन अलग अलग डिफरेंसेस है। ये टेम्परेट क्रॉप्स है, ये जो ठंडी में होते हैं। ट्रॉपिकल क्रॉप्स जिसको मतलब मिड टेम्परेचर चाहिए, उसको ज्यादा ठंडी भी नहीं लग चाहिए, ज्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए। और ये जो क्रॉप्स है, उनको अच्छा खासा हीट का अमाउंट या फिर हीटी ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर अच्छा लगता है। ये हो गए सब ट्रॉपिकल, और ये उसके कुछ फोटोज में एग्जांपल्स आपको दिख ही रहे हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रूट डेप्थ, मतलब रूट डेप्थ मतलब क्या, रूट की हाइट कितने या फिर वो कितने डीप तक मिट्टी में जाते हैं, उसके ऊपर ये क्लासिफिकेशन है। हेलो रूट क्रॉप्स, इसमें क्या होता है, 1 मीटर दिखा है यहाँ पे। क्रॉप्स होते हैं जिनके रूट्स होते हैं वो 1 मीटर में होते हैं, मतलब जमीन के नीचे उनकी हाइट 1 मीटर तक होती है, उनको बोलते हैं हेलो रूट। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट क्रॉप्स, इनकी लेंथ क्या होती है, 1 to 1.5 मीटर लेंथ होता है, वो इतने मीटर का होता है, तो वो इंटरमीडिएट में आ गया। और डीप रूट, मतलब वो जो बहुत लंबे होते हैं, मोर देन 1.5 मीटर, इसको हम बोलते हैं डीप रूट क्रॉप्स। जैसे कि यहाँ पे आपको फोटोज में दिख रहा होगा, ये है हेलो वाले, मतलब इनकी जो लेंथ है वो कम है। फिर बीट रूट, बीट रूट की लेंथ इससे थोड़ी सी ज्यादा है। और ये डीप रूट है, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। और ये उसके एग्जाम्पल्स है। तो ये है सब क्लासिफिकेशंस फील्ड क्रॉप्स के। यही सब क्लासिफिकेशन हमने इन डिटेल समझे। तो ये आपको 5 मार्क के लिए या फिर कभी कभी 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। ये सात सात पॉइंट से आपको अच्छे से एनलिस्ट करने हैं, और उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स के साथ उनके जो सब क्लासिफिकेशन है वो थोड़े थोड़े समझाना है। तो ये आपका 5 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड क्रॉप्स, तो ये सब पॉइंट्स भी अपने कहीं ना कहीं पहले ही डिस्कस हो गए हैं, हम वापिस एक बार फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट इज फूड सिक्योरिटी, फील्ड क्रॉप से फूड सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स ये सब अपने पौधे देखे, ये सब हमने क्रॉप्स देखे, वो हम रोज डे टू डे लाइफ में खाते ही है। उससे फूड सोर्स है अपना, फूड मिलता है हमें, वीट लाइक इससे, और न्यूट्रिशन मिलता है। या उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट, यही सब चीज हम सेल करके पैसे कमा सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इनकम मिलता है हमें, और एक्सपोर्ट अर्निंग्स, मतलब ऐसे तो मिलते ही है, प्लस एम्प्लॉयमेंट, मतलब हम दूसरों को काम भी देते हैं अपने फार्म में काम करने के लिए, तो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। एक एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल के ऊपर हम खेती करते हैं, मतलब सॉइल का इरोजन नहीं होता, सॉइल हट नहीं जाती, सॉइल अच्छे से वहां पे रहती है, ताकि हम आगे भी उसके ऊपर खेती कर सकते हैं अच्छे से। वाटर साइकिलिंग करके फिर वापस हमें ही मिलने वाला है, तो बायोडाइवर्सिटी भी उसमें अच्छे से रहेगी, तो इकोनॉमिकली भी एनवायरमेंटली भी ये बेनिफिशियल है। उसके बाद इंडस्ट्रियल यूज, इस क्रॉप से ही हम बायोफ्यूल्स बनाते हैं। टेक्सटाइल कंपनी में, फार्मास्यूटिकली में ड्रग्स बनेंगे, टेक्सटाइल में अपने क्लॉथ्स बनेंगे, या फिर फैब्रिक का मटेरियल होता है वो कॉटन से बनता है। सोशल बेनिफिट्स, मतलब रूरल डेवलपमेंट, कोई भी अगर गाँव होगा वहाँ पे खेती होती होगी और अच्छे से अगर हुई, तो उनको अच्छा खासा उसका दाम मिलेगा, उनका जो गाँव है वो डेवलप्ड होगा अच्छे से। मतलब जो हम ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं या पुराने तरीके से कर रहे हैं, एग्रोनॉमी है, इस डिपार्टमेंट से हम उनको अच्छे से फार्मिंग करना सिखाते हैं, तो ये सोशली भी बेनिफिशियल है। और अदर इसमें क्या क्या आता है, जो फीड क्रॉप्स है उससे क्या हमें फायदा होता है, और कि एनिमल फीड, एनिमल्स के लिए हम खाना उससे ही बनाते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट, मतलब हम एक क्रॉप से अलग अलग क्रॉप भी बनाना सीख रहे हैं, मतलब उसका हाइब्रिड करना या फिर उसकी अलग अलग वैरायटी इम्प्रूव करना, कोई एक वैरायटी से ज्यादा प्रोडक्शन मिल सकता है, तो उसमें रिसर्च में भी ये फील्ड बहुत अच्छी खासी हेल्प करती है। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट्स है फील्ड क्रॉप्स के। तो ये आपको सिर्फ इसका पॉइंट याद रखना है और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है, तो इससे आपका ये भी एक क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड क्रॉप्स। ओके, तो ये अपना फील्ड क्रॉप्स के रिलेटेड है, जिससे कि आप 3-4 क्वेश्चंस इसमें आपके कवर हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जो है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इसके बारे में आपको ज्यादा डीपली नहीं है, सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन मोस्टली आ सकती है आपके एग्जाम्स के लिए, तो सिर्फ आपको डेफिनेशन समझ के याद करनी है। तो इन दोनों भी डेफिनेशन में मैंने आपको दो दो ऑप्शंस दिए हैं, जिससे कि आपको जो डेफिनेशन
आपको बेनिफिशियल लगे या फिर इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न लगे, तो वो डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका रिलेशन एनवायरनमेंट से, मतलब पौधों से, एनवायरनमेंट से हमारा कैसे रिलेशनशिप है, वो हम इकोलॉजी में देखते हैं या फिर उसको इकोलॉजी बोलते हैं। इसका और एक ऑप्शन क्या है? इकोलॉजी मीन्स हाउ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सब इंटरेक्ट विथ ईच अदर, आपस में जिनका इंटरेक्शन, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब एनवायरनमेंट के पार्ट्स है। और एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट है। तो इनका आपस में रिलेशंस कैसे है, ये समझने के लिए हम इकोलॉजी पढ़ते हैं या फिर इसे इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में से एक डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो, दोनों भी सेम डेफिनेशन है, दोनों का मीनिंग भी सेम है। तो ये आपको एक एक मार्क के लिए डेफिनेशन आ सकती है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक दिस, जो हमने पहले देखे, इंटरैक्ट विथ ईच अदर and with non-environment like as a system, or an ecosystem is a system where living things and non-living things interact with each other। इसमें अपना रिलेशनशिप कि उनका बीच में रिलेशनशिप कैसा है, यहाँ पे आप वर्ड देख सकते हो रिलेशनशिप, और इसमें है इंटरैक्ट कि वो दोनों आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं। कौन? नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं, किस किस चीजों में उनका इंटरेक्शन होता है, या फिर कैसे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये हम सीखते हैं इकोसिस्टम में। ये भी सेम डेफिनेशन, सेम मीनिंग है दोनों का भी। ये हो गया आपका इकोसिस्टम और ये हो गया आपका इकोलॉजी। दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। इकोलॉजी मतलब एक रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और वो, और इकोसिस्टम मतलब जो पूरा इकोसिस्टम है जो आपस में कैसे इंटरैक्ट करता है, उसके ऊपर इकोसिस्टम है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम या फिर उसके टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हम देखते हैं कि उसमें कौन से और कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम में। पहला है इकोसिस्टम में, जैसे कि हमने इसमें भी देखा था कि इसमें दोनों का इंटरेक्शन है, किसका? लिविंग और नॉन लिविंग का। यही इसके कंपोनेंट्स है। फर्स्ट है लिविंग, जिसमें ये सब आते हैं, प्लांट्स आ गए, फिर एनिमल्स आ गए, और डिकम्पोजर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिशन के लिए मदद करते हैं वो आ गए। तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। और जो नॉन लिविंग है उनको हम बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें क्या क्या आता है? अपना वाटर, लाइट, एयर, मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गए, टेम्परेचर हो गए। ये लिविंग नहीं है, मतलब ये हमारे जैसे नहीं है, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो उनको हम नॉन लिविंग को ही क्या बोलते हैं? अबायोटिक, और लिविंग को बोलते हैं बायोटिक। और ये कुछ उनके एग्जाम्पल्स है। उसके बाद देखते हैं हम एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम की। एनर्जी फ्लो कैसी होती है आगे आगे, वो जो साइकिल जो अपना चलता है एनर्जी का, वो कैसे चलता है, वो अभी हम देखते हैं। फर्स्ट है एनर्जी फ्लो की डेफिनेशन, इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट डिफरेंट फीडिंग लेवल्स। मतलब ये जो आप फोटो देख रहे हो, सन से लेके स्टार्ट होता है, जो कि आपका प्रोड्यूसर के पास जाएगा, फिर कंज्यूमर के पास जाएगा, फिर वो डिकम्पोजर के पास जाएगा। मतलब ये जो साइकिल ऐसे चलती है, वो कैसे चलती है या फिर उनका फ्लो कैसे होता है वो देखते हैं हम। सन, उसके बाद प्रोड्यूसर्स, उसके बाद कंज्यूमर्स के साथ जाता है, उसके बाद डिकम्पोज हो जाता है। प्रोड्यूसर्स में क्या एग्जांपल्स है? सनलाइट हो गया आपका, कंज्यूमर्स में आपके एनिमल्स हो गए या फिर प्लांट्स हो गए, और डिकम्पोजर्स में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ट्रीज जो है वो एनर्जी लेते हैं सन से, बराबर। फिर इन्हीं ट्रीज को कौन खाता है? कंज्यूमर्स खाते हैं, जैसे कि हम खाते हैं या फिर एनिमल्स खाते हैं। और फिर एनिमल्स जब मर जाते हैं, उनका जो बॉडी रहता है उनको कौन डिकम्पोज करता है? तो ये डिकम्पोजर, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब। तो ऐसा ही जो है वो साइकिल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, तो उसको हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस। ये सब हमने देख लिया, उसके टाइप देख लिए, कंपोनेंट्स देख लिए, उसका एनर्जी फ्लो देख लिया। अभी देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम, ये देख लेते हैं। प्रोवाइड फूड, ऑफकोर्स हमें फूड प्रोवाइड करता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। बैलेंस जो मेंटेन, अगर समझिए कि कहीं पे बहुत ज्यादा ही पेड़ हो गए या फिर बहुत ज्यादा एनिमल्स हो गए, तो उस बैलेंस को मेंटेन रहना चाहिए। एनिमल है वो मर गया तो उसकी बॉडी सड़ जाती है, तो वो ऐसी ही रहेगी, तो फिर वो बैलेंस नहीं रहेगा इकोसिस्टम में। अगर उसका डिकम्पोजिशन हो गएगा, माइक्रोजम्स उसको खा जाएंगे, फिर वो डिकम्पोज होकर वापस उसका सॉइल बनेगा, तो वो साइकिल बैलेंस रहती है और फिर वो चलती रहती है। इसलिए इकोलॉजी को बैलेंस करता है। सपोर्ट लाइफ, मोस्टली तो हमें खाना ही मिलता है, तो वही बहुत बड़ा सपोर्ट है। उसके साथ हमें एयर मिल रही है, उससे तो हम जिंदा है, वाटर मिल रहा है, सॉइल मिल रहा है, तो ये लाइफ को सपोर्ट करता है।
न्यूट्रिएंट साइकिल वही, जैसे हमने यहाँ पे साइकिल देखा कि ये इससे डिपेंडेंट है, फिर ये डिपेंडेंट, किसके लिए क्यों चाहिए, वो न्यूट्रिएंट मिलता है हमें उससे, न्यूट्रिएंट साइकिल अच्छे से रहेगी उससे। क्लाइमेटिक रीजनिंग हेल्प्स कंट्रोल क्लाइमेट रेनफॉल एंड क्लाइमेटिक, मतलब कितनी बारिश होगी, कितना हीट पड़ेगी, कितना क्या होगा, वो सब इकोसिस्टम पे डिपेंड है। और लास्ट है बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्ट डिफरेंट स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज है, बहुत सारे एनिमल्स है जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं या फिर पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो सबका एक्सटेंशन ना हो या फिर वो सब खत्म ना हो जाए, इसके लिए जो अपना है इकोसिस्टम बहुत जरूरी है। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया कि इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम अगर आपको आया तो आपको ये 6 पॉइंट्स अगर लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये आपका इस टॉपिक में आपको इतने ही पॉइंट्स आएंगे, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिए, पर वापस एक बार एक आप स्क्रीनशॉट इसका लेके रख सकते हो कि आपके एंड टर्म में इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन 5 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए। पहला तो है डिफाइन फील्ड क्रॉप्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, हमने वो देख लिया। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड क्रॉप्स वो भी देख लिया। डिफाइन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम वो भी देख लिया। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम जो हमने दो कंपोनेंट देखे, एक लिविंग वाला एक नॉन लिविंग वाला, अबायोटिक बायोटिक वो। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम जो अभी हमने देखा, एनर्जी फ्लो एंड एक्सप्लेन जो हमने ये वाला देखा था। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन लिखनी है और ये छोटा सा उसका एक्सप्लेनेशन देना है कि कैसे एनर्जी फ्लो डिपेंड होती है एक दूसरे के ऊपर। और वाइवा के लिए भी मैंने बीच बीच में कोई कोई एक बताया आपको कि सीरियल पल्स, सीरियल क्या होता है, पल्सेस क्या होता है, ऑयल सीड्स क्या होता है, ये आपको वाइवा में छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। बस आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, आपका लेक्चर इतना ही था। अगर आपको इसमें कोई तकलीफ होगी, आपको अगर कोई क्वेश्चन होगी तो आप कमेंट में या फिर पर्सनली मुझे भेज सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, आपके और दोस्तों को पास शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।